Assalamu alaikum. This is our third lecture regarding the basics of P block, and today we are going to discuss the reaction. We have to deal with the reactions of the P block. इसमें हम वो वाला पार्ट P block के रिएक्शंस का डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा आता है। और असल में अगर हम देखेंगे पी ब्लॉक में बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन उसमें से मेजॉरिटी पार्ट जो है वो एक टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट्स कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। जब आप अंदर जाएंगे चैप्टर के अंदर तो वहां पे आप बहुत सारी रिएक्शंस पाओगे जहां पे आप मॉलिक्यूल्स को वाटर के साथ ट्रीट करोगे। तो अगर आप मॉलिक्यूल्स को वाटर के साथ ट्रीट करोगे उस टाइम पे क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं उन सब रिएक्शंस में जहां पे आप किसी भी मॉलिक्यूल को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो उसे केस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, ठीक है, वो आप कैसे डील करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। इज इट क्लियर? सो वी विल बी डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। इज इट क्लियर? सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट्स कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, पहले हम इस चीज को समझेंगे। लिसिस का मतलब है ब्रेकडाउन, हाइड्रो का मतलब इट रेफर्स टू वाटर। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को जिसके लिए क्राइटेरिया है कि इट शुड बी कोवलेंट, क्योंकि जब आप आयनिक कंपाउंड को पानी के अंदर डालते हो तो उस टाइम पे उसकी सॉल्वेशन होती है, यानी वो सॉल्वेट होता है। सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि सॉल्वेशन क्या होती है और ये मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसे इफेक्ट करती है। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल कोवलेंट है, जो कि मैक्सिमम अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखोगे तो मैक्सिमम केसेस में एलिमेंट्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। एस ब्लॉक के केस में देखोगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनिक है, तो इसलिए हमें वहां पे जरूरत नहीं पड़ता। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का कैसा बिहेवियर होता है जब वो वाटर के साथ उनको आप ट्रीटमेंट देते हो, उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू डील विद व्हाट्स कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। इज इट क्लियर? सो वी नीड टू डील विद व्हाट? हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस जो है, मैं सिंपली इसको डिफाइन करूंगा। पहली चीज की हाइड्रोलिसिस जो होती है, हाइड्रोलिसिस जो होती है ये एक्चुअली एक फिनोमेना है, एक रिएक्शन है जिसमें कि ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, जिसमें कि कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर के साथ रिएक्ट कर। तो कोवलेंट कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन बाय यूजिंग वाटर, अगर हम वाटर यूज करेंगे तो हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। अगर हम कोई दूसरा, ये जरूरी नहीं कि वाटर ही हर किसी मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। अगर आप जनरल सॉल्वेंट यूज करेंगे इसके बगैर तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वोलिसिस, दो इट्स कॉल्ड एज सॉल्वोलिसिस। इज इट क्लियर? सॉल्वोलिसिस। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये जो फिनोमेना है दैट मीन्स यहां पे जो वाटर से ब्रेकडाउन मॉलिक्यूल्स का होता है, ये इट्स द मोस्टली द प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। और थर्ड पॉइंट जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा कोवलेंट कंपाउंड्स का बिहेवियर देखा गया है। अगर आप आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो एस ब्लॉक में आता है, तो एस ब्लॉक में वाटर और सॉल्वेशन का इफेक्ट रहता है। लेकिन अगर आप पी ब्लॉक में जाएंगे या जहां कहीं पे भी आपको कोवलेंट कैरेक्टर मिलता है तो वहां पे आपको जनाब सॉल्वेशन का इफेक्ट मिलता है। तो पी ब्लॉक केमिस्ट्री जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो केमिस्ट्री है, इट इज एक्चुअली डोमिनेटेड बाय द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस।
इज इट क्लियर? सो 3 चीजें मैं आपको बताऊं। पहली बात, हाइड्रोलिसिस है क्या? हाइड्रोलिसिस इज एक्चुअली लाइसिस ऑफ द मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है। दूसरी बात, हम हाइड्रोलिसिस को पी ब्लॉक में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हाइड्रोलिसिस जो होता है ये बिहेवियर है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का, और पी ब्लॉक में मैक्सिमम हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स। तो इट्स द मेन रिएक्शन दैट्स हैपनिंग इनसाइड द पी ब्लॉक। इज इट क्लियर? तो हम अब थोड़ा रिएक्शन पार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और जब हम ब्लॉक्स में जाएंगे तो बिलीव मी इट विल बिकम मच 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 इजियर फॉर यू। ब्लॉक्स में अगर आप देखोगे तो रिएक्शन आप जो ही आप पाओगे तो इट विल बिकम, ऑब्वियसली इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस एक्चुअली। ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिसिस जो है इसका जनरल मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट करता है, यानी मॉलिक्यूल्स जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हैं उनकी हम हाइड्रोलिसिस कैसे कर सकते हैं, कैसे वाटर उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देख लीजिए जी, हाइड्रोलिसिस जो है मॉलिक्यूल्स में, ये फॉलोइंग मैकेनिज्म से ऑपरेट हो सकती है। सो आई विल हैव द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉलोइंग मैकेनिज्म से ऑपरेट होता है। एक को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, ये एक मैकेनिज्म। कुछ एक मॉलिक्यूल्स में ये मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। दूसरे को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर। कुछ एक मॉलिक्यूल्स में ये मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। दूसरे को बोलते हैं एडिशन इलिमिनेशन, यानी पहले कुछ ऐड होता है उसके बाद इलिमिनेट होता है, एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म। तीसरे को बोलते हैं व्हाट्स कॉल्ड एज एडिशन इलिमिनेशन। कहीं कहीं पे सिर्फ एडिशन मैकेनिज्म ऑपरेट होता है, एडिशन मैकेनिज्म। और एक और मैकेनिज्म है दैट्स कॉल्ड एज द रेडॉक्स मैकेनिज्म। रेडॉक्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। यूजुअली हाइड्रोलिसिस में आप देखोगे कि रेडॉक्स बहुत कम देखने को मिलता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कोवलेंट मॉलिक्यूल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे आप उसका प्रोडक्ट बनाओ, हमारे पास डिफरेंट पाथवेज है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूल। सो वी हैव पाथवे नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूल, एडिशन इलिमिनेशन, एडिशन मैकेनिज्म एंड रेडॉक्स मैकेनिज्म। जितने भी आपके पी ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, उनको हम फॉलोइंग पाथवे से हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। पहले मैं डिस्कस करूंगा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म किसको बोलते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ इट हैपेंस, व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। उसके लिए मैं एग्जांपल उठाऊंगा और उसके बाद आपको यहां पे प्रोडक्ट देंगे। ये देख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, आपने नाम ऑलरेडी सुना होगा। इसको हम बोलते हैं SN1, इट्स कॉल्ड एज SN1। इज इट क्लियर? नाउ SN1 न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर पाथवे किन के लिए होता है? लेट अस सपोज, अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे पास CCl4 है, मैंने इसको ट्रीट किया वाटर के साथ, एक सिंपल सी रिएक्शन, और मैं आपसे बोलता हूं कि जनाब व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? मैं CCl4 को वाटर के साथ ट्रीट कर रहा हूं और उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट इन दिस केस। तो आप कैसे बोल सकते हो कि व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट इन दिस केस? देख लीजिए, पहली बात, अगर मैं CCl4 का स्ट्रक्चर देखूंगा तो CCl4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यह है इसका स्ट्रक्चर, टेट्राहीड्रल कार्बन होता है
और ये है इसका स्ट्रक्चर। मुझे बताओ एक चीज, अगर आप कार्बन को देखोगे जो कि सेंट्रल मेटल होता है, ये इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और इन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। व्हाई, व्हाट्स द रीजन? बताओ बताओ जनाब, व्हाट्स द रीजन? रीजन ये है कि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। अब एक चीज, दूसरी बात, अगर मैं यहां पे देखूंगा, हमारे पास वाटर है, H2O है, ठीक है, H2O के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहां पे है। अब मसला यहां पे ये देखो क्या है, ये इसको अटैक करता। अब अगर ये इसको अटैक करेगा तो मुझे बताओ एक चीज, क्या ये अटैक करने देगा? नहीं, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। हाउ कैन इट एक्सेप्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन 8? सो दिस अटैक इज नॉट फेयरबल, सो दिस कैन नॉट हैपन, दिस विल नॉट हैपन। अब दूसरी बात थी कि हमारे पास क्लोरीन था, क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है, पढ़ा है आपने। लेकिन जब वाटर इसको अप्रोच करता है तो ऑलरेडी यहां पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहां पे अप्रोच जो होता है वो रिपल्शन होता है। तो ना तो वाटर कार्बन को अटैक कर सकता है, ना तो क्लोरीन को अटैक कर सकता है। समझ आ रही बात? वाटर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको हम बेस भी बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को देता है तो बेस बोलेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और एटम को देता है तो न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इसलिए वाटर कैन एक्ट हियर एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है, H पॉजिटिव को नहीं देता है, इसलिए मैं आई एम यूजिंग अ टर्म दैट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। तो देखा गया है कि ऑर्डिनरी कंडीशंस पे ये रिएक्शन नहीं होती है। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट पे देखोगे तो CCl4 प्लस वाटर, वहां पे लिखा होगा अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस इट्स नॉट गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड, इसको कोई रिएक्शन नहीं होती है। समझ आ रही बात? फिर कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है और उसका क्या तरीका है, ये देख लीजिए। दूसरा तरीका है कि अगर हम मॉलिक्यूल मान लीजिए रिएक्ट नहीं कर रहा है, हमारे पास दूसरा तरीका है, वी कैन यूज द हार्श कंडीशंस। जैसे मैं जनाब इसको ऐसे करता हूं, देख लीजिए, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, मेरे पास CCl4 है, यह है CCl4। मैं करता हूं काम, मैं CCl4 और वाटर को, प्लस वाटर को, ठीक है, प्लस वाटर को, मैं इसको हीट कर रहा हूं 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यह देख लीजिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाके जनाब रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन देखिए कैसे होती है। पहले जो ये बॉन्ड होता है, जो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, पहले इस रिएक्शन में देखिए क्या होता है। पहले ये बॉन्ड ब्रेक करता है, दिस ब्रेक्स ऐसे, समझ आ रही बात? पहले ये ब्रेक करता है और उसमें देखो क्या होता है, मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि वाटर क्या करेगा। पहले जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो मुझे बताओ क्या बनेगा, जरा बताओ। यहां पे बनेगा Cl और पॉजिटिव चार्ज, प्लस रिलीज होगा Cl नेगेटिव। अब मुझे बताओ एक चीज, कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हो जाएगा अटैक ऑफ वाटर। अब वाटर इस पर अटैक करेगा, यहां पे अटैक हो जाएगा। वाटर अटैक करने के बाद आप Cl, ठीक है, Cl यहां पे ये टेट्राहेड्रल होगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज डैश, और इसको मैं सॉलिड लाइन पे ऐसे OH विद अ पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिखा सकता हूं। समझ आ रही बात? अब उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद जनाब ये जो Cl नेगेटिव है ना, ये यहां से निकालता है H पॉजिटिव, या वाटर भी निकाल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी H पॉजिटिव निकाल सकता है। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा Cl डैश्ड Cl, ठीक है, और उसके बाद यहां पे आएगा OH। समझ आ रही बात? तो माइनस हो गया HCl, निकला HCl,
लेकिन आपको पता होगा, आपने बॉन्डिंग पढ़ी है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि क्या COH बॉन्ड या C डबल बॉन्ड O ज्यादा स्टेबल कौन है? ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है? बताइए। कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब है ये ज्यादा स्टेबल। तो इसलिए होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां और यहां से एक और Cl नेगेटिव बाहर निकलता है, और उसकी वजह से आपको जो है प्रोडक्ट जो है, मैं ऐसे यहां पे दिखाऊंगा, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगी यानी Cl, एक बार फिर से आप Cl को रिलीज कराइए, एक बार फिर से, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां जाएगा। मुझे बताओ एक चीज, जरा बताओ क्या हो जाएगा, यहां से Cl नेगेटिव निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से निकलेगा H पॉजिटिव, तो यहां से नेगेटिव और यहां से H पॉजिटिव, तो ये बनेगा डबल बॉन्ड। वो समझ आया? देखो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगी, यहां जाने की वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा, और यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन ऐसे जाएगा, क्लोरीन ऐसे बाहर निकलेगा, वैसे ही। अब आपको प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O Cl, तो आप अगर ऐसा करेंगे, यहां से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो मॉलिक्यूल नेट में न्यूट्रल हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये आपको जनाब प्रोडक्ट मिलता है। दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर ऑब्टेनिंग, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, बट अंडर हार्श कंडीशंस। तो हमने एक चीज सीखी कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये है, अगर आपसे कल को पूछा जाएगा कि व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट इन दिस केस, ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, आप उतार सकते हो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट इन दिस केस, सो मैं दो रिएक्शंस यहां पे लिखता हूं, CCl4 प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। अगर आपके पास ऑर्डिनरी कंडीशंस, रिएक्शन होगी नहीं होगी? ओ समझ आ रही बात? नो रिएक्शन विल हैपन। लेकिन अगर मैं हार्श कंडीशंस को यूज करूं, अगर मैं लिखूंगा CCl4 प्लस H2O, ठीक है, अंडर हार्श कंडीशंस, जरा मुझे बताओ हुआ क्या? ये देख लीजिए, आप ऑक्सीजन को यहां घुसाइए, यहां से 2 क्लोरीन इसको दे दीजिए, खत्म। तो आपको C डबल बॉन्ड O Cl प्लस ट्वाइस HCl प्रोडक्ट मिलेगा। और समझ आया? This is how we have to deal with the p block elements. There will be so many reactions that will come to you, and because of that you will be shaped in the p block. Because p block में अगर आप देखोगे ना, तो टेक्स्ट ने बहुत कम एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, जबकि अंदर जब आप जाओगे तो फिर ऐसा लगता है कि अगर आप पूरी की पूरी टेक्स्ट रट लोगे तो फिर से मतलब आपको भूल जाएगा, ठीक है। तो किसी एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये बड़ा चैप्टर है, अगर आपका बॉन्डिंग एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्लियर होता है तो आपको इनऑर्गेनिक पे कंप्लीट कमांड आती है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू एंड दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। सो देयर आर टू रिएक्शंस व्हिच यू कैन राइट इन द ब्लॉक, वन इज दिस, अनदर इज दिस, दैट्स व्हाट यू नीड टू राइट। सो लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। एंड अब मसला यहां पे यह है कि SN1 में हुआ क्या। मैंने अगर आपको SN1 मैकेनिज्म पढ़ाया तो उसमें होता क्या है, देखिए SN1 मैकेनिज्म में असल में होता क्या है। पहली बात हमने ये देखा कि SN1 में ऐसे होता है, मान लीजिए हमारे पास, मैंने आपको दिखाया कि लेट अस सपोज हमारे पास A है, A Y है और X है, दो चीजें इसके साथ। तो A में अभी पॉजिटिव चार्ज तो था लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा था, ठीक है, इसलिए AXY जो है ये ब्रेक होता है, ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा ऐसे, तो ये बनेगा AX, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस Y, ठीक है, बन गया पहले स्टेप में ये। जब ये पहले स्टेप में ये बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वाटर का अटैक होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस में हमेशा किसका अटैक हो जाएगा, वाटर का। और वाटर का अटैक होने के बाद आपको प्रोडक्ट AX और यहां से OH प्लस H पॉजिटिव जो कि इसके साथ कंबाइन है। समझ आ रही बात? तो SN1 ऑपरेट्स इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है कैटाइन फॉर्मेशन,
दूसरा स्टेप है अटैक ऑफ द वाटर ऑन द कैटायन। लेकिन ये उनमें ऑपरेट होता है, ये इंपॉर्टेंटली आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि SN1 मैकेनिज्म होता है कि नहीं। ये उनमें ऑपरेट करता है जिनके सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन वो वाटर के इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं ले सकते हो, यानी उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, और ये हमेशा हार्श कंडीशंस में होता है। इसके पास तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो होता है, जो रिएक्टिंग सुपिशी होता है, जैसे मैंने अभी आपको कार्बन का दिखाया, वहां तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो होता है, लेकिन उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इसको एक एटम को पहले ब्रेक करना पड़ता है और उसके बाद वाटर का अटैक उस पर होता है। और हमेशा दिस मैकेनिज्म, जो SN1 मैकेनिज्म है, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, दिस ऑलवेज ऑपरेट्स अंडर हार्श कंडीशंस। हार्श कंडीशंस। मुझे बताओ SN1 में कितने स्टेप्स होते हैं, बताओ SN1 में कितने स्टेप्स होते हैं। अगर आपने काइनेटिक्स पढ़ा तो मैं इसको और ज्यादा डिस्क्राइब करता, बट आई डोंट नो कि आपने काइनेटिक्स पूरी तरह से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हार्श कंडीशंस 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, दूसरा स्टेप है अटैक ऑफ वाटर। समझ आ रही बात। तो पहला स्टेप जो होता है वो हमेशा उसको ज्यादा एनर्जी लगती है, और दूसरी बात है कि यहां पे ए जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता है, यह हमेशा हार्श कंडीशंस पे ये रिएक्शन हो सकती है, और दूसरे में अटैक ऑफ वाटर आके आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। तो आई विल मेक यू राइट दैट SN1 मैकेनिज्म ऑपरेट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं। क्यों, मुझे बताओ एक चीज, ये Y नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और वाटर ने अटैक किया, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिलीज करता है या सब्स्टिट्यूट करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इज इट क्लियर। ये उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिनके पास अवेलेबल ऑर्बिटल्स नहीं होते। 2 स्टेप्स में होता है, कैटायन फॉर्मेशन एंड अटैक बाय द वाटर। इज इट क्लियर। ये देख लीजिए, नेक्स्ट वी विल हैव लाइक दिस। अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, मैं SN1 की नेक्स्ट एग्जांपल आई विल हैव, तो पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देख लीजिए, अगर आपके पास NF3 है, NF3, ठीक है, मैं इसको ट्रीट करता हूं वाटर के साथ। अगर मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट करता हूं, मुझे बताओ एक चीज, वाटर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्या यहां पे किसी के पास d ऑर्बिटल है जहां पे वो एक्सेप्ट कर सकते? नहीं। समझ आ रही बात। नाइट्रोजन कंप्लीटली फिल्ड, फ्लोरीन कंप्लीटली फिल्ड, तो यहां पे किसी के पास d ऑर्बिटल नहीं है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ले सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यू शुड हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल। समझ आ रही बात। वो उन केसेस में जो हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म होता है वो ज्यादा फेवर होता है। अब देखो क्या होगा, मुझे बताओ क्या हो जाएगा। देखो, क्या ये ऑर्डिनरी कंडीशंस पे होगी कि हार्श कंडीशंस पे होगी? विल दिस रिएक्शन ऑकर एट द ऑर्डिनरी कंडीशंस? नो। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? मैं यहां पे क्रॉस देता हूं। तो अगर आप NF3 को वाटर के साथ ट्रीट करोगे डायरेक्टली, तो आपको रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट द प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? फिर कैसे हो जाएगा? ये देख लीजिए। फिर हमारे पास एक पाथवे है विच इज द हार्श पाथवे, दैट्स कॉल्ड एज SN1। मुझे बताओ SN1 में क्या होता है? ये देख लीजिए, N हमारे पास है, F हमारे पास है, F हमारे पास है, F हमारे पास। टेम्परेचर देखिए, आप कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? दिस वन, काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी। सो दिस रिएक्शन विल ऑकर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो आपको जनाब N, ठीक है, F विद अ पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, प्लस F नेगेटिव मिलेगा। उसके बाद क्या होता है? जब पॉजिटिव चार्ज कैटायन बनता है, उसके बाद क्या होता है? देयर इज डायरेक्टली द अटैक ऑफ वाटर। बताओ, वाटर का अटैक हो जाए तो वाटर का कौन सा पार्ट? नेगेटिव पार्ट, यानी ये अटैक करके फिर H पॉजिटिव रिलीज करेगा, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया। तो यहां से OH
OH यानी वाटर जब अटैक करेगा, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, तो N यहां पे FOH विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होगा, हो गया HF, तो आपको NF और OH आएगा। फिर से 3 मॉलिक्यूल्स इन 2 फ्लोरीन्स को रिप्लेस करेंगे, तो आपको NOH OH और OH मिलेगा। समझ आया? दैट मीन्स यू हैव टू रिपीट, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, HOH यहां पे, H पॉजिटिव इसके साथ, H पॉजिटिव OH इसके साथ, खत्म, बन गया ये। अब मुझे बताइए एक चीज, देखिए देखिए देखिए, यहां तक हो गया, पहले आप उतारिए इसको। ठीक है, ये देख लीजिए। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो यहां से N डबल बॉन्ड O, अगर मैं देखूंगा N डबल बॉन्ड O है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास NOH है, तो ज्यादा स्टेबल कौन? डबल बॉन्ड वाला। तो क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, ऐसे वाटर निकलेगा बाहर, यहां पे डबल बॉन्ड, अब दूसरा नहीं निकल सकता ना, क्योंकि दूसरे के लिए कोई चॉइस ही नहीं, वाटर कैसे निकलेगा, तो आपको मिलेगा N डबल बॉन्ड O OH विद अ लोन पेयर प्लस H2O, वाटर निकलेगा बाहर माइनस H2O। वो बात समझ में आई? ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या होता है, तो HNO2, यू नो दैट व्हाट्स HNO2, ठीक है, इसीलिए मैंने कल आपको ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि ऑक्सो एसिड्स बनते हैं यहां पे हाइड्रोलिसिस में, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड एज HNO2 इज कॉल्ड एज व्हाट, ठीक है, नाइट्रस एसिड, है ना। तो अगर मैं इसको हीट करता हूं, अगर मैं इसको हीट करता हूं, इफ आई विल टेक इट लाइक दिस, पहले आप इसको उतारिए, ठीक है, तो यहां से वाटर निकल के आपको ये मिलेगा। अगर मैं इसको हीट करता हूं, लेट अस सपोज इफ आई विल हीट इट, हमारे पास अगर HNO2 है, अगर मैं इसको हीट करता हूं, हीट करने पे मोस्टली पता है क्या होता है, वाटर निकलता है मोस्टली, अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर निकलेगा, ठीक है, जनरली जब हीट करते हैं तो बहुत और भी कुछ केसेस है, लेकिन जनरली अगर आप एसिड्स को हीट करते हो, अगर वे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बियरिंग वाले होते हैं तो उनमें वाटर निकलता है। तो मैं इसको 2 टाइम्स करता हूं, ठीक है, तो 2 टाइम्स करने पे अगर मैं यहां से निकालता हूं तो मैं वाटर निकालूंगा, वाटर निकले तो H2, तो ये बन गया जनाब N2O3, दिस इज द प्रोडक्ट दैट्स ओके, N2O3 विल बी द प्रोडक्ट। सो मैं अब यहां पे इस चीज को डायरेक्टली ऐसे दिखाऊंगा, देख लीजिए, अगर मेरे पास NF3 है, H2O के साथ ट्रीट किया मैंने, कितने 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 यहां कितने फ्लोरीन है? 3। क्या ये रिएक्शन ऑर्डिनरी कंडीशंस पे होगी कि हार्श कंडीशंस पे, वो चीज आपको देखना है, क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं ले सकता है, और अगर नहीं ले सकता है तो ये हार्श कंडीशंस पे होगी, तो यू आर प्रेडिक्टिंग हार्श कंडीशंस फॉर दिस। मैं क्या करूंगा, यहां से 3 टाइम्स वाटर लूंगा, 3 टाइम्स वाटर क्या करेगा, F को रिप्लेस करेंगे OH से, आई विल हैव अ रिप्लेसमेंट ऑफ F बाय OH, तो आपको क्या मिलेगा, N लोन पेयर OH होल थ्राइस, फिर क्या निकालेंगे, अब बनेगा N OH OH और OH, ठीक है, आपको सिंपली यहां से वाटर निकालना है। वाटर निकालने के बाद जब वाटर निकलेगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड आएगा, तो ये बनेगा HON डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर इसको 2 टाइम्स करके ऐसे यू विल गेट द प्रोडक्ट, दैट्स हाउ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ हाइड्रोलिसिस। इज इट क्लियर? और समझ आई बात? सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म दैट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, and it operates in the molecules where the central atom does not have any vacant orbital. Is it clear? When they are attacked by the water, they operate through SN1 mechanism, and in SN1 mechanism there are 2 steps. One is the formation of cation, ठीक है, and the second is the attack of the water resulting in the formation of
प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये पहला मैकेनिज्म है जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन व्हाट्स कॉल्ड एज द यूनिमॉलिक्यूलर। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव SN2 जिसमें कि काफी ज्यादा रिएक्शंस आते हैं, तो SN2 को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।